Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए BHDAE 182 का पार्ट 1 यानी कि जो भी बच्चे जून 2025 में एग्जाम देने वाले हैं ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम ऐसे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको इसका फ्री पीडीएफ भी हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि विशेषण और उसके प्रकारों का आपको परिचय देना है। ठीक है, हम लोग बचपन से ही विशेषण पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। हम विशेषण की परिभाषा देंगे और बाद में जो है बताएंगे उसके प्रकारों के बारे में। तो विशेषण क्या होते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता। ठीक है, संज्ञा यानी किसी व्यक्ति वस्तु का जो नाम होता है वो संज्ञा होती है और संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो वो सारे वर्ड जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जो शब्द है बड़ा, काला, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, ठीक है, ये जो भी हमारे जो वर्ड्स होते हैं ये सारे जो वर्ड्स हैं ये विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं किसी लड़की को लड़की ना कहकर मैं उसे सुंदर लड़की कहूँ तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द है वो उस लड़की की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर अब मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। पहली चीज, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता वाक्य में काला विशेषण है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर कुत्ता जो शब्द है इसकी विशेषता बताई गई है तो कुत्ता हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसका विशेष्य हो गया। और काला जो है यहाँ पर क्या हो गया हमारा, इसका विशेषण हो गया। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे विद्यार्थी संज्ञा है और मेहनती जो शब्द है वो यहाँ पे हमारा विशेषण बन जाएगा। धर्मपुर स्वच्छ नगर है तो धर्मपुर संज्ञा है और कैसा है वो, स्वच्छ है, वह पीला है। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? इन वाक्यों में मेहनती, स्वच्छ, पीला ऐसा शब्द विशेषण है जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता को बता रहे हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसलिए विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी यहाँ पर हमारे विशेष्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, किस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। विशेषण सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक भेद है। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द होता है। विशेष्य को समझेंगे तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। जैसे कि गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता इसका विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी, यानी कि विशेष्य से पहले भी हम देख सकते हैं और उसके बाद में भी हम देख सकते हैं। थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना। बाद में जैसे यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जल ले आओ तो यहाँ पहले लग गया 1 मीटर, ये भी हमारा विशेषण है तो ये पूर्व में लगे हुए हैं। ठीक है, जो हमारी संज्ञा है संज्ञा से पहले यूज किए गए हैं। अगर हम बात करें संज्ञा के बाद में तो यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है, तो ये संज्ञा है और संज्ञा के बाद यूज किया गया है। तो सिंपल सी बात बस यही है कि आपको ये बताना है कि जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले भी यूज हो सकता है और विशेष्य के बाद में भी यूज हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ आप लिख देंगे। इसके बाद जो आपको डिस्कस करना है वो टॉपिक है विशेषण के प्रकारों के बारे में आपको चर्चा करनी है। मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगी विशेषण के प्रकारों के बारे में। तो विशेषण के गाइस 4 मुख्य प्रकार होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वह क्या है, गुणवाचक विशेषण, यानी कि जो हमें क्वालिटी बताता है। जैसे कि एक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, ठीक है, उसका गुण, उसका स्वभाव कैसा है वो बताए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता को ये दर्शाता है। यहाँ पे सुंदर लड़की, काला बैल, दयालु आदमी, तेज धारा, ये सारे के सारे आपके गुणवाचक
विशेषण के उदाहरण हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या है। इन विशेषणों के माध्यम से हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता जैसे सुंदरता, रंग, स्वभाव आदि को व्यक्त करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण। तो यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या परिमाण को बताता है। यह विशेषण हमें यह बताने में मदद करता है कि कितनी वस्तुएं, लोग या घटनाएं हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे जैसे कि 3 किताबें, एक बच्चा, बहुत लोग, दोनों दोस्त। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि कितनी वस्तुएं हैं, कितना उनका परिमाण है, हमें ये पता चल रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण संख्या या परिमाण का संकेत देते हैं, जैसे 3, बहुत, 2, सभी। उसके बाद होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण को दर्शाता है, अर्थात यह बताता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की मात्रा कितनी है। ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति की मात्रा कितनी है। यह संख्या को नहीं बल्कि किसी वस्तु की अधिकता या कमता को व्यक्त करता है। ठीक है, किसी वस्तु की अधिकता या फिर उसकी कमता को व्यक्त करता है। ये जो है आपको लर्न कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत पानी, थोड़ा समय, अधिक खाना, पूरा काम। तो यहाँ पे हमें मात्रा के बारे में जानकारी मिल रही है। फिर है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो यह विशेषण वह शब्द होता है जो सर्वनाम की विशेषता को बताता है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण किसकी बताएगा स्टूडेंट्स? सर्वनाम की विशेषता को बताएगा। ठीक है, सर्वनाम की विशेषता को ये बताता है, जैसे कि मेरा घर, उसकी किताब, इस जगह, वही लड़की। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताता है। यहाँ पे मेरा, तेरा, उसका, इस, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं? आपके सार्वनामिक विशेषण हैं। ये 4 प्रकार के विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं, संख्या, परिमाण या स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करते हैं, जिससे वाक्य का अर्थ और भी स्पष्ट और समृद्ध होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। आपको गूगल पे लिखना है, सबसे पहले आप अपना पेपर कोड लिखेंगे BHDAE 182 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो है ये आपके जून 2025 के लिए हैं, तो जून 2025 लिख के आगे आपको हमारी वेबसाइट का नाम लिखना है, जिसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज। और जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ से ही आपको हमारी वेबसाइट के लिंक से आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक लगा दूंगी ताकि आप सभी को ईजिली वो PDF मिल जाए और आप सभी रिवाइज कर सकें। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा और उसके विकास पर आपको पूरा प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले अपने आंसर में हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है कि विश्व में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनका वर्गीकरण ध्वनि, व्याकरण और शब्द समूह के आधार पर पारिवारिक संबंधों के अनुसार किया गया है। तो हमने यहाँ पर जो है भाषाओं के क्या बना दिए हैं? पारिवारिक संबंध बना दिए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे भारोपीय भाषा परिवार के बारे में बताएंगे। आप बताएंगे कि जो भारोपीय भाषा परिवार है वो सबसे बड़ा परिवार है जो भारत से यूरोप तक फैला हुआ है, और इस परिवार की 10 शाखाओं में से एक भारत ईरानी शाखा है, जिसमें भारतीय आर्य भाषा, ईरानी और दर्दी उपशाखाएं शामिल हैं। सो ये इंट्रोडक्शन आपके बुक में ही दिया गया था, मैंने वहाँ से ही लिया है। आप लोग चाहें तो अपनी बुक से जाके भी पढ़ सकते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को काल के अनुसार हम 3 वर्गों में बांटेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। सबसे पहला वर्ग आप समझ गए क्या है आपका? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो कि 1500 ईसा पूर्व तक हैं। संस्कृत, ठीक है, इसमें आपकी संस्कृत आती है। फिर है आपकी मध्य भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आती है।
फिर है आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें आपकी हिंदी, बंगाली, मराठी आती है। तो हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक प्रमुख भाषा है और इसके विकास का इतिहास भी 3 मुख्य कालों में हम बांटेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदिकाल में जो हिंदी है उसका स्वरूप कैसा था। तो आदिकाल में जो हिंदी है वह पूरी तरह से स्पष्ट उसका स्वरूप नहीं देखने के लिए मिलता और इस समय अपभ्रंश और प्राकृत का प्रभाव हिंदी पर देखने के लिए मिलता है। इस काल में हिंदी की ध्वनियाँ वही थी जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। यानी कि हम क्या देखते हैं, जब हम बात करते हैं आदिकाल की तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि आदिकाल में जो हिंदी भाषा है उस पर अपभ्रंश भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अपभ्रंश भाषा में जो ध्वनियाँ यूज़ की जाती थी वही ध्वनियाँ हिंदी में यूज़ की जाती थी, पर बाद में जो है आपका ये 2 ध्वनियाँ उसमें बाद में जुड़ गई जो कि अपभ्रंश में नहीं थी, लेकिन आदिकालीन हिंदी में मिलती हैं। इसके अलावा संस्कृत से अपभ्रंश तक जो आपके ये 4 ध्वनियाँ हैं वे हिंदी में स्पष्ट संघर्षी सी हो गई। इसके बाद संस्कृत से आने से हमें कुछ नए व्यंजन भी हिंदी में देखने के लिए मिलते हैं जो कि अपभ्रंश में नहीं थे। हिंदी में अपभ्रंश के संयोगात्मक से वियोगात्मकता की ओर मुड़ने की प्रक्रिया अपनाई गई और इस कारण सहायक क्रियाओं और प्रसंगों का प्रयोग भी बढ़ने लगा। इससे वियोगात्मक रूप का उभार हुआ है। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वियोगात्मक रूप के उभार के बारे में, ठीक है। सो इसके साथ ही वाक्य रचना में शब्द क्रम अधिक निश्चित होने लगा और नपुंसक लिंग का प्रयोग भी प्रायः समाप्त हो गया। तो जो अपभ्रंश में था वो कुछ चीजें बस यहाँ पे आपको जो है अपभ्रंश से लिंक करके बताना है कि कैसे कुछ चीजें जो अपभ्रंश में नहीं थी वो हिंदी में देखने के लिए हमें मिलने लगी और जो अपभ्रंश में था वो हिंदी में से गायब हो गया। मतलब ऐसे आपको चेंजेस बतानी है। इस काल में संस्कृत की जो है तत्सम शब्दावली बढ़ी और मुसलमानों के आगमन से हम क्या देखते हैं कि अरबी, फारसी और तुर्की जो भाषा है उसके शब्द भी हिंदी में जुड़ गए। तो आपने आदिकाल के बारे में बताना है। फिर आप बताएंगे गाइस मध्यकाल के बारे में। तो मध्यकाल के बारे में आप क्या बताएंगे कि इस काल तक आते आते हम देखते हैं कि हिंदी में जो है अपभ्रंश का प्रभाव समाप्त हो गया। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली जैसी हिंदी की बोलियां स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आने लगी, ठीक है। सो ध्वन्यात्मक परिवर्तनों में शब्दों के अंत में अ का लोप होने लगा, जैसे कि रामा, जनता, है ना। अरबी फारसी के प्रभाव से ये जो आपका बिंदी वाले शब्द होते हैं ना, ये खे, खे, गे, ये वाले उसमें शामिल हो गए। भाषा अधिक वियोगात्मक बन गई और सहायक क्रियाओं व प्रसंगों का प्रयोग हमें भाषा में मध्यकाल में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर आप बताएंगे भक्ति आंदोलन की वजह से हम क्या देखते हैं कि तत्सम शब्द आए, यूरोप के संपर्क से दूसरे शब्द आए, जैसे कि आप कह सकते हैं अंग्रेजी और पुर्तगाली के शब्द आए, कमीज, पिस्तौल, माचिस, सिगरेट, ये ठीक है। इसी काल में दक्खनी हिंदी का विकास दक्षिण भारत में भी हुआ। तो ये आपने मध्यकाल के बारे में जानकारी दे दी और अब आप यहाँ पे जानकारी देंगे आधुनिक काल के बारे में 1800 ईस्वी से लेकर अब तक। तो इस काल में खड़ी बोली का व्यापक प्रचार होने के कारण हिंदी की अन्य बोलियां, ठीक है, आधुनिक काल में खड़ी बोली बहुत ज़्यादा बोली जाने लगी, जिसकी वजह से हिंदी की जो दूसरी बोलियां हैं जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ये सब दब गईं। हालांकि इनका प्रयोग अपने अपने प्रदेशों में हम देखते हैं कि अब भी जारी है, लेकिन इन पर खड़ी बोली का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। और आजकल अगर हम बात करें तो अंग्रेजी का प्रभाव भी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी के प्रभाव से अरबी फारसी की कुछ ध्वनियाँ जैसे कि क, ख और ग का प्रयोग कम हो गया है, लेकिन ज और फ का प्रयोग बढ़ गया है। डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस, इस तरीके के वर्ड्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से शिक्षित वर्ग में अ ध्वनि का आगमन हुआ, जैसे यूनिवर्सिटी। इस समय हिंदी पूरी तरह से वियोगात्मक भाषा बन गई है और इसके व्याकरण का मानक रूप काफ़ी सुनिश्चित हो गया है। हिंदी में संस्कृत के अतिरिक्त अरबी फारसी के प्रभाव के साथ साथ अंग्रेजी के प्रभाव और मुहावरे देखने के लिए हमें मिलते हैं, ठीक है। तो आपको आज के समय में बताना है कि आज के समय में हिंदी का जो भी स्वरूप है।
फिर आप बताएंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है हिंदी को सरकारी कामकाज की राजभाषा बनाने के कारण, साथ ही विज्ञान वाणिज्य आदि में जब हम इसको प्रयोजन मूलक कार्यों के चलते हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली में वृद्धि भी हुई है। ठीक है, हिंदी में हमें और नए नए वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं कि जो हिंदी है वह अब शब्द संपदा में समृद्ध हो चुकी है। हिंदी शब्द का उद्भव, अगर हिंदी शब्द के उद्भव की अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो हिंदी शब्द का उद्भव संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। यानी कि क्या है इसका मतलब, इसको समझेंगे। यानी कि जो सिंधु नदी के आसपास की भूमि को दर्शाता था। ईरानी सा का उच्चारण हा होने के कारण सिंधु का रूप हिंदू और फिर हिंद हो गया, जिसका अर्थ था सिंध प्रदेश। ठीक है, तो समय के साथ यह शब्द पूरे भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा और हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हो कि जो है आपका सिंधु शब्द, इसको हम कह सकते हैं माना जाता है, लेकिन क्योंकि जो ईरानी जो भाषा थी वहां पे स को वो लोग ह पढ़ते थे, इस वजह से चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग विदेशी संदर्भ में ईरान में हुआ, जहां जुबान हिंदी का प्रयोग भारतीय भाषाओं के लिए किया गया। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग मध्यकाल में भी हुआ। हिंदवी और हिंदी शब्दों के बारे में अगर हम देखें तो हिंदवी और हिंदी शब्दों का प्रयोग मध्यकाल के साहित्य में विशेष रूप से हुआ। अमीर खुसरो ने अपने साहित्य में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, जिसे बाद में हिंदी के रूप में जाना गया। दक्षिण भारत में इसे दक्षिणी हिंदी कहा जाता था, जबकि उत्तर भारत में इसे हिंदी या फिर भाखा, आई डोंट नो कि ये शायद से ना इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। सो आप लोग इसको ना बुक में सेम टॉपिक दिया होगा ये वाला, फर्स्ट में ही इसको देख लेंगे एक बार, अदरवाइज मैं कमेंट्स में बता दूंगी। ठीक है, हिंदी और हिंदवी और हिंदी शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि वो जारी रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी में हिंदी शब्द ने स्थायी रूप से अपनी पहचान बना ली थी। फिर उर्दू और हिंदी विवाद जो है, ये तो आपको पता ही है कि अंत में सवाल उठता है कि उर्दू एक अलग भाषा है या हिंदी की एक शैली है। तो हिंदुस्तानी शब्द का क्या अर्थ है, क्या यह हिंदी उर्दू दोनों का सामान्यीकृत रूप है? इन तीनों शब्दों हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू की व्युत्पत्ति को समझने से हम हिंदी के स्वरूप को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। सो ये जो है आपके यूनिट 1 से लिया था मैंने आंसर नंबर 2, तो आप लोग चाहें तो यूनिट 1 को जाकर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको इन डिटेल मिल जाए अगर आपके पास टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंपली इसका पीडीएफ हमारी वेबसाइट से ले लीजिए और उस पीडीएफ में से रिवाइज कर लीजिए, आंसर्स को लर्न कर लीजिए। तो जैसे ही आप अपना पेपर देने जाएंगे तो आपको एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो याद हो ही जाएंगे। याद करना बहुत ही ज़रूरी है, लर्न करना, क्योंकि हिंदी में जो है आपको लेंदी आंसर्स लिखने होते हैं। ओके, सो हम जो है आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आने वाले समय में हम और भी वीडियोस लेके आएंगे और उनके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके और कौन कौन से पेपर्स हैं जिनके वीडियोस आपको चाहिए।